हेलो दोस्तों, 31 तारीख को जो टीजीटी एस्टेट का पेपर हुआ है उसका आंसर की उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे जिसने थ्योरी पढ़ रखी थी ना बीएड में, जो थ्योरी थी सभी मतलब जो स्किनर, पावलोव, पियाजे, थोरनडाइक, कोहलर, ये सब की ये तो डायरेक्ट यही पूछ रखी थी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड रन का। तो अल्बर्ट थोरनडाइक ने किया था। ठीक है। दूसरा, हेरिडिटी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। हेरिडिटी किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो हेरिडिटी रोल प्ले करती है फिजिकल डेवलपमेंट में। बाकी तीनों का हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे जाकर बच्चा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। सीखने के वक्र में पठार इंगित करता है। जो सीखने का जो वक्र है इसके अंदर पठार क्या करता है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। कि इस वक्र में ये पता लगता है कि किसी बच्चे का मतलब वो कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर वो स्टिल स्टडी है, तो मतलब कि उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में या कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग में, तो इसमें हो जाएगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट। एग्रेफिया क्या होता है? एग्रेफिया संबंध होता है राइटिंग से। ठीक है। इसमें इस तरह का एक वर्ड और होता है दोस्तों, एलेक्सिया। एलेक्सिया के अंदर किस में क्या दिक्कत होती है कि रीडिंग संबंधित दिक्कत होती है। और एक वर्ड और होता है हमारा ऐसा ही, आगे कभी एग्जाम में भी आ सकता है, एफेक्सिया। ठीक है। एफेक्सिया के अंदर क्या होता है? इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पूछा था एग्राफिया, तो एग्राफिया में क्या राइटिंग की दिक्कत होती है, लिख नहीं पाता है। अगला क्वेश्चन है कि आप छात्र को कक्षा में बिठा तो सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मतलब पढ़ कि तुम पढ़ो ही पढ़ो ऐसा नहीं ग्रहण कर सकते। तो लॉ ऑफ इफेक्ट। डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट। मतलब जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं इनके लिए क्या चीज़ नहीं पूछा है। तो बाकी तीनों की तो ज़रूरत होती है, ऑडियो कैसेट की होती है, ब्रेल टेक्स्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एबेकस से भी सीख सकते हैं। स्मॉल लेटर्स वाली ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो इन स्टूडेंट्स के लिए बनी हो। बड़े बड़े अक्षरों में लिखे तभी वो पहचान पाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलर एक्टिविटी। तो मोटिवेशन इसका सही आंसर रहेगा। मॉडलिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया कि मॉडलिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा। और किसी भी उम्र में, किसी भी मतलब उम्र के पड़ाव में कुछ भी वस्तु सिखाई जा सकती है, ये किसने कहा था? जेम्स बर्नर ने। इसको सही आंसर इसका हो जाएगा जेम्स बर्नर। लर्निंग टेक्स फ्लो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। नीड रिडक्शन के अंदर ये क्या हो जाएगा? रेनफोर्समेंट थ्योरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब 6 साल किसी बालिका की आयु है और उसकी मेंटल आयु कितनी है? 7। तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला तो सबको ही पता है कि आईक्यू कैसे निकाला जाता है ना। आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज डिवाइड बाय ओरिजिनल एज उसकी जो भी है इनटू में 100। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंटल एज क्या दी थी? 7.5 दी थी। तो 7.5 को 75/10 लिख सकते हैं। बटे में ओरिजिनल एज कितनी है? 6 गुना में 100। तो इसको जब काटेंगे आपस में तो 25 गुना 5 यानी कि 125 हमारा बच जाएगा। तो आंसर होगा ए। इमोशंस के बारे में बताया गया कि कौन सा सही नहीं है। देखिए लाफ्टर और अब्यूजमेंट क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल पर्यायवाची है, बाकी सभी एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए ग्रेजियसनेस क्या होता है? फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। मतलब इसका मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर रहकर खुश हो, और इसका मतलब कि अलग है। इसी तरह इनका भी अलग अलग है। तो एक बिल्कुल सेम कौन सा है? लाफ्टर अम्यूजमेंट इसका सही हो जाएगा आंसर। टीचर नीड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में पूछा है, तो उनके राइट और डिग्निटी स्पेशल चिल्ड्रंस वुड बी प्रोटेक्टेड। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल। ठीक है। सुधार विद्यालय किसके लिए दिए गए हैं? फॉर विशेष आपराधिक बालकों के लिए। प्याजे के अंदर ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? 7 से 11। प्याजे की 4 स्टेज थी। एक थी सेंसरी, दूसरी थी परी ऑपरेशनल, पहली सेंसरी, दूसरी परी ऑपरेशनल, तीसरी अपनी ऑपरेशनल, और चौथी कौन सी थी? तो फॉर्मल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हुए होंगे बहुत से कैंडिडेट की परी और ऑपरेशनल इसमें एज कौन सी है? तो ऑपरेशनल के अंदर एज है 7 से 11, और जो सेंसरी उसमें 2 से 0 से 2, और इसके अंदर 2 से 7, और फिर 7 से 11, और बाकी जो फॉर्मल बच गई उसमें एबो 12।
थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी दोस्तों, एक होता है मतलब जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर, ठीक है। तो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाय इवेल्युएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड को एजुकेशनल फील्ड, मतलब जो दोनों फील्डों का इवोल्यूशन करे उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। लर्निंग के संबंधित इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, लर्निंग इज नॉट द चेंज इन द बिहेवियर, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर ने क्या प्रूव किया था लर्निंग में, तो द ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एन एटोनोमस रैंडम एक्टिविटी। देखो पहली कौन सी दी है, एस आर थ्योरी दी गई है। एस आर थ्योरी किसने दी थी, थोरनडाइक ने दी थी। उसके बाद में ये वाली कौन सी दी थी, गैसोल्ट ने दी थी। तो बची कौन सी हमारी, एटोनोमस वाली बची है, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में दोस्तों क्या था, कोहलर ने दी थी इनसाइट लर्निंग। अगले में क्या कहा है कि बॉटम लेवल मैस्लो की, मतलब जो बॉटम लेवल की सबसे बेसिक बुनियाद क्या है, बेसिक नीड क्या है, तो वो है साइकोलॉजिकल नीड, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ये ज़रूरत होती है सबसे पहले। उसके बाद में भाई कुछ सीखेगा, रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं होगा तो फिर सीख के करें भी क्या। टोलमन थ्योरी रिलेटेड टू, टोलमन की थ्योरी टोपोलॉजी से रिलेटेड थी। किशोर बालक और बालिकाओं के संदर्भ में सबसे उपयुक्त समूह कौन सा, निरीक्षण, विद्रोह की भावना और दोहराने की प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन में फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट, कन्वेंशनल थी, प्री कन्वेंशनल थी और पोस्ट भी थी। तो सेंसरी मोटर इसके अंदर सही आंसर रहेगा कि सेंसरी मोटर नहीं थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट, केस स्टडी यहाँ रहेगा। कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी गिवन बाय, कंडीशनल थ्योरी किसने दी थी, पाउलो ने दी थी, ठीक है, पाउलो ने दी थी ये। हु पोस्टुलेटेड द ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी एलेक्स ओसबोर्न ने। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट टू हेड टू मूव टुवार्ड द फीट, तो ये कौन सी थी, डायरेक्शन, जैसे हेड से फीट की तरफ जा रही है तो कौन सा था, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोमड़ी के सभी प्रयासों के बाद अंगूर तक नहीं पहुंचती तो उसने अंगूर क्या किया, या क्या उदाहरण किसका है, रैशनलाइजेशन का उदाहरण है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, ये दिया था दोस्तों डैनियल गोल्डमैन ने, ठीक है, डैन गोल्डमैन आंसर है, और पूरा नाम इनका है डैनियल गोल्डमैन। अगला क्वेश्चन है कि ए वाई डी, एक इसे कोडिंग दे रखी है, इन कोडिंग को मतलब आपको सोल्व करनी थी। तो इसको आप ए प्लस ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद ई, ऐसे के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि इनकी कोडिंग करो, इनकी नंबरिंग करो, जैसे ए को 1, डी को 4, तो इस तरह जब इनकी नंबरिंग करोगे तो इनके सभी नंबर्स का जोड़ क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 30 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 30 आएगा, इसको 30, इसको 30, इस तरह ऑप्शन में बनाएंगे तो जी एम जे इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी इन रीजनिंग को आप जितना अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। तो स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट से चलते हैं कि जो सचिन है, सचिन वो शॉर्टर है किससे, कमल से, ठीक है, मतलब कमल से छोटा है ये सचिन, ये आ गया हमारा कमल। बट टालर देन राम, मतलब ये क्या, राम से तो बड़ा है सचिन लेकिन कमल से छोटा है। मोहन इज द टालेस्ट, तो मोहन सबसे बड़ा है। अरुण इज ए लिटिल शॉर्टर देन कमल, मतलब अरुण कमल से तो थोड़ा सा छोटा है, और लिटिल टालर देन सचिन, सचिन से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा ये। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो कमल, यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा कमल। द डायमीटर ऑफ ए स्पेयर हुज वॉल्यूम इज 113 क्यूबिक मीटर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्फेयर का पूछा है, ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब की वैल्यू बराबर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, हमें डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में 113, सही 1/7। इसको जब सोल्व करोगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा।
उसमें सोल्व करने के बाद में आर क्यूब आएगा 27 के बराबर, ठीक है। उसको काट पीट के देखोगे तो आर बराबर में आ जाएगा 3। लेकिन पूछा क्या है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, आर का 2 टाइम्स होता है, तो 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रेशर फील कर रहे हो। इफ़ द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर और हाइट क्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दी। तो मतलब अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का पूछा है। तो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। इसमें सूत्र आपको जरूर याद रखने होंगे, ये 2πr r+h। इसको सोल्व करोगे तो 2992 इसका सही आंसर आ जाएगा। रोम्बस का पेरीमीटर दिया गया है कि रोम्बस का पेरीमीटर, तो एक डायगोनल दे रखा है, एक पेरीमीटर दे रखा है, दूसरा डायगोनल निकाल के बाद में इसका एरिया का फार्मूला लगेगा 120 मीटर क्यूब, इसका हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया गया कि अनुपात दिया गया है कोन का, राइट सर्कुलर कोन का, और उसका टोटल वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। सही आंसर इसका हो जाएगा 10 मीटर। इसमें वैल्यू पूछी है, इसको जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा sin A। टावर की हाइट दी गई है 2√3 और शेडो दी है 2 मीटर, तो एंगल बनेगा इसमें 60 डिग्री। ये मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन इसका कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर किसी को ये लगता है कि इस क्वेश्चन का या किसी भी क्वेश्चन का ये आंसर कैसे आए, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो डायरेक्ट इस नंबर के ऊपर। तो आपको पूरा सॉल्यूशन वहाँ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 8571913141 क्वेश्चन नंबर डालना है कि ये क्वेश्चन और इसका आंसर कैसे आया, तो आपको पूरी वीडियो या वहाँ पर भी आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया जाएगा कि ये किस तरह से निकला है। और भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। द लिस्ट नंबर ऑफ द कंप्लीटेड ईयर इन, मतलब यहाँ पूछा है कि मतलब ये 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दो डबल से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 15, 11 से 50 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः भाग होती है परंतु 3 से नहीं। तो 5 ही तो संख्या है, 7 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है इसमें, और क्या करना है। 11 के बाद क्या आएगा 14, 21, 28, 35, 42 और 49। तो यहाँ पर 42 और 21 क्या हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है, तो बाकी 4 नहीं हो रही है, तो 4 इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करोगे। देखिए इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको भी ए, इसको बी में, ठीक है। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बटे में ए की पावर 2 माइनस, इसको सोल्व करोगे 2 सही 11/12 इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर सोल्व करवा दूंगा। देखिए एक्स किसी काम को 6 दिन में करता है, वाई किसी काम को 8 दिन में करता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो एलसीएम इसका करेंगे तो 48 टोटल काम आ जाएंगे। ये 8 करेंगे, ये 6 करेगा और ये करेंगे 16, ठीक है। तो ए का 8 आया था, बी का 6 आया था, यानी कि दोनों मिलके 14 काम कर रहे हैं। तो जेड अकेला कितना काम कर रहा है 2। अब इनका निकाल लो रेशियो। तो 2000 गुना में 2 डिवाइड बाय टोटल काम जो कर रहे थे 16, ठीक है। तो 2000/16 गुना 2, इसको काटोगे तो 250 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द ओड वन आउट, बहुत आसान क्वेश्चन है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो क्यूब सबसे ओड वन आउट है, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल होता है, ट्रायंगल भी 2 डायमेंशनल और अपना स्क्वायर भी 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन क्यूब जो होता है वो 3D होता है इस तरह का, तो ये 3 डायमेंशनल का है, तो क्यूब इसका हो जाएगा सही आंसर। बाय सेलिंग एन आइटम 153, 153 में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। तो 10% को हम क्या मान सकते हैं 1/10, कि 10 रुपये की कोई चीज़ थी तो भैया 9 की बेच दी। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 9 की नहीं बेची, 153 की बेची है। तो 9 से कितना गुना अधिक है 153, काटते हैं 9 एकम 153 को जब 9 से भाग करोगे तो 9 एकम 9, 6 9 सते 63, यानी कि 17 गुना अधिक है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस भी 17 गुना ही अधिक होगा, 170 रुपये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब पूछना है कि 20% प्रॉफिट में, हमारा 170 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उसको 20% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 20% कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। तो 170 में हम 34 को जोड़ देंगे, 4 7 और 3 10 1 4, 204 रुपये की बेचेंगे, तो भाई 20% हमको हो जाएगा प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF उसकी दे देंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी सी डी और एक राउंड टेबल के अंदर बैठे हैं, तो बिठा लेते हैं इनको। सबसे पहले ये टेबल है, इसमें 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ए इज़ बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो यहाँ भाई ए है, तो यहाँ ई है और यहाँ डी है, ठीक है। यहाँ ई और यहाँ डी भी हो सकता है, ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन इसकी नहीं पता है। ओनली डी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी जो है ना वो बी के इमीडिएट लेफ्ट है। फिर से बना के देखते हैं इसको। देखिए एक ये, तो यहाँ क्या बैठा था, ए और बी था, सॉरी। ई और बी के बीच में बैठा है ए, ठीक है। ई और बी के बीच में बैठा है ए। अब फेसिंग अंदर की साइड फेस करके बैठे हैं, ये ध्यान रखना है। तो इनका लेफ्ट राइट ध्यान रखना है। अंदर की साइड फेस करेंगे तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। डी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ बैठा है डी भाई, इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। अब बताना क्या है हमें, हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। एम सी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई। शेखर वाक 10 मीटर टुवार्ड द नॉर्थ। तो सबसे पहले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में हम दिशा बनाते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होते हैं हमारे, ये होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसी तरह इसको लिखते हैं। एक पॉइंट लेते हैं बीच में से कि कहाँ से चलता है, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। 10 मीटर हमारा चला ये शेखर। अब देन ही वॉक 6 मीटर टुवार्ड साउथ, तब वो फिर क्या वो वापस आया साउथ की तरफ 6 मीटर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर 6 मीटर चला और यहाँ पर ये 4 मीटर चला। देन ही वॉक्स टुवार्ड ईस्ट, अब यहाँ से वो ईस्ट की तरफ गया 3, ठीक है। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो इतनी दूरी है, तो ये अपना क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा 5। अगली टर्म बतानी है 5, 6, 9, 15, 25। तो पहली के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए 1, उसके बाद में 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का है और फिर क्या है 10 का है। अगली टर्म हमें बतानी है। तो यहाँ पे डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। देखिए 1, 3, 6 और 10। फिर दूसरा डिफरेंस देखेंगे 1, 3, 4, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2, 3, 4 और अगला होएगा 5, यानी कि 15 जोड़ेंगे 25 में, तो आंसर आ जाएगा 40। ये तो बना के देखना, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाएंगे तो इसके जो आंसर है वो निकाल लेना जो भी होगा। पी द सिस्टर ऑफ आर, पी द सिस्टर ऑफ क्यू है, सॉरी। देखिए पी है किसकी है, सिस्टर है क्यू की, ठीक है। आर इज़ द क्यूज मदर, आर जो है वो क्या है, क्यू की मदर है। तो यानी कि इस पी की भी मदर हो गई है, आपस में यहाँ से रिलेशन बन चुका है। एस इज़ आर्स फादर, आर का फादर क्या है, एस है। फादर को मतलब मैन है तो इसको राउंड करेंगे। टी इज़ एस मदर, एस की मदर कौन है, टी। ये तो भाई 5वीं पीढ़ी पे चली गई ये बात। हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, मतलब पी पूछा है एस से क्या रिलेटेड है, तो ग्रैंड डॉटर है ये, ठीक है। जेड आई पी 300 कोड दिया है, जेड ए एन 400 को कोड दिया है। तो ये क्या है कि मतलब डिफरेंस दिया है। जैसे हम ए बी सी डी लिखते हैं एम तक और फिर एन से वापस आते हैं जेड तक, ठीक है। फिर इनकी करते हैं नंबरिंग 1 और यहाँ पर 26, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जेड आई पी की जो नंबरिंग है वो उल्टी लिखी गई है कि जेड की ए, तो ए की नंबरिंग क्या होती है ए, फिर 18 आ जाएगी आई की अपोजिट, फिर आ जाएगी पी की 11 अपोजिट, इनका जोड़ क्या है 300 गुणा में 10। इसी तरह जेड एन को अपोजिट करेंगे 1, 26, एन का उल्टा क्या होता है एम 13, ठीक है। एम की यहाँ पर आ जाएगा 40, इसको गुना में करेंगे 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। इसी तरह जेड ओ को लिखेंगे तो जेड की अपोजिट क्या होती है ए, ओ की तो 12 की 12 रहेगी, 12, 12, 24 और 1, 25, 25 गुना में 10 यानी कि 250। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन जब आप ए बी सी डी इसकी नंबरिंग वगैरह करके देखोगे तो निकल जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आंसर इसका आसानी से आ जाएगा फिर भी। पहला क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हरियाणा जी के। द सिख, लाडवा का सिख सरदार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। तो भाई ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा का जो युद्ध हुआ था वो 1775 ईस्वी में और 1782 ईस्वी में, तो मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में होता, लेकिन वहाँ किसी भी सिख सरदार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, जो 1845 और 1840 ईस्वी में पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसके अंदर
अजीत सिंह जी ने यह किया था, अपने सिखों की तरफ लड़े थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, लेकिन अजीत सिंह ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद में एक और नाम था लाल सिंह, तो लाल सिंह इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल अगर स्टेटमेंट की तरह देखते हैं तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी सिख सरदार ने इस युद्ध में नहीं भाग लिया था, आंग्ल मराठा में नहीं लिया था, आंग्ल सिख में लिया था। तो ये 1 नंबर की ग्रेस आपको बिल्कुल मिल सकती है। और अगर बोर्ड चाहेगा कि नहीं भाई हम तो आंसर इसका मानेंगे, तो लाल सिंह इसका आंसर होगा। बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब क्या रहता है। ये आसान क्वेश्चन है, 7 डिस्ट्रिक्ट से कौन सा करता है, तो जींद करता है। महाभारत के फॉलोइंग लैंड टू रोहतक में कौन था भाई, नकुल दिग्विजय में रोहतक का वो मिला है, मतलब प्रमाण मिला है, तो नकुल यहाँ इसका सही हो जाएगा आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन है, पंचकुला में कौन सा है, वीर शिकारगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन से हैं, तो सील नागू है, अभी नए जो बने हैं वो सील नागू है। हु वाज द फॉलोइंग रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन ऑफ 2023 का कौन सा अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला था दीक्षा डागर। ठीक है, ये डीप है और गोल्फ की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, और तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2023 में, जब मोहम्मद सामी को मिला था उन्हीं के साथ में इनको भी मिला था, दीक्षा डागर, और ये अपने झज्जर हरियाणा से है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कि दीक्षा डागर कौन से खेल से है, गोल्फ से है, और ये मतलब पैरा गेम्स खेलती है, डीफ है, और उसके बाद में ये कहाँ से है, झज्जर से है। बाकी तो है ही, देखो पूर्ण से अंत तक है, सतुल से सूक्ष्म तक है, स्थूल होता है बड़ा, प्रेरणा से तर्क तक, ये वाला नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मनुजात और मनुजाद। मनुजात तो होता है जो मनु से उत्पन्न होता है, और मनुजात होता है जो मनुष्यों को खाते हैं, जिसको राक्षस बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पढ़ते वाले का किसी का आंसर को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसके अंदर तद्भव वो शब्द होते हैं जिसके ऊपर ऐसी वाली मात्रा आती है, ऐसी वाली आती है, आ की जो मात्रा आती है वो तद्भव हो जाते हैं, बाकी तत्सम हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन मतलब आप पैरा पढ़ लीजिए और इनके आंसर लगा दीजिएगा, आसान ही है ये। अब आगे पूछा कि प्रायवाची से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए बाकी तो सब सही है, तरंग ये है, बाकी ये सब सही है, तो तरनी करवाल नहीं है यहाँ पर, करवाल जो शब्द है वो तलवार का पर्यायवाची है। और असंगत समुद्र में लगने वाली आग को दावानल, दावानल भाई समुद्र में वाली को नहीं बोलते, ये इसको बोलते हैं जंगल में जो आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल, समुद्र में लगती है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब आपको इंग्लिश के और हिंदी के बाकी के पैराग्राफ के अगर आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बाकी आप मैच कर लीजिए। और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी कोई भी परेशानी हो, या आपके सब्जेक्ट के आपको आंसर चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो, वो भी आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए जाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।